हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सल्तनत काल से तुगलक वंश को। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चला था। अलाउद्दीन के सेनापति में गियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष तथा उसे दीपालपुर का अध्यक्ष भी था और दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में इसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गियासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया जा सकेगा। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। गियासउद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वाले, सरकारी धन के बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बरनी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक सर्वाधिक विद्वान शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर-फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। आगे देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जिसे देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मान पूर्वक पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद देवगिरी को कुवत उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह ईश्वर के सुल्तान का सामर्थ्य है आदि। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। बरनी मोहम्मद तुगलक के 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। पहला हो जाएगा दोआब में कर की वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा हो जाएगा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा हो जाएगा खुरासान पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान।
इब्न बतूता जो 1333 से 1347 तक था, यह मोरक्को का मूल निवासी था, अफ्रीकी यात्री था। मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 ईस्वी में इसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत में प्राप्त होता है। यात्रा वृत्तांत कौन हो जाएगा? तो किताब जो है अल रहेला, इसको रेहला के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण वर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुल्हा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आगे देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्त के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसे बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमानों और लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम रहे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा दासों की संख्या किसके काल में थी? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में 1,80,000 तक पहुंच गई। उनकी देखभाल के लिए पृथक विभाग, जिसे दीवान ए बदगान के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया। दीवाने बदगान क्या है? तो ये सैनिकों के देखभाल के लिए एक पृथक विभाग है। आगे देखेंगे, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए नगर में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे और 100 सार्वजनिक स्नान गृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण करवाया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवाने बिराजत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी
96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरा हो जाएगा, तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथा हो जाएगा, चौथी नहर हो जाएगी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी, और पांचवी नहर जो हो जाएगी वह यमुना नदी से फिरोजाबाद तक थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधे और 30 झीलें अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया। फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। आगे देखेंगे, उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त कर दिए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था, जो अब अम्बाला जिला में है। मेरठ और टोपरा से जो स्तंभ लाया गया था वो अभी अम्बाला जिला में दिल्ली में स्थित है। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचार की समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। नासिर-उद-दीन महमूद, जो 1394 से 1412 ईस्वी तक था, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिरिज खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिर-उद-दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिर-उद-दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिर-उद-दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया गया। 1412 ईस्वी में नासिर-उद-दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिरिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। फ्रेंड, इसी के साथ आज के क्लास में सल्तनत काल से तुगलक वंश को देखा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।